जब बीरेन शर्मा से सिद्धार्थ ने ये कहा कि वो एसटीएस ज्वाइन कर रहा है, तो बीरेन शर्मा ने उसे तुरंत मना कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था? क्या बीरेन शर्मा सिद्धार्थ की सुरक्षा को लेकर डर रहे थे, या फिर उनका कोई अतीत इसके साथ जुड़ा हुआ था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। लेकिन अंकल, एसटीएस को मेरी जरूरत है। अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो इस्मा पूरे शहर को श्मशान बना देगी। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुमने सबका ठेका ले रखा है सिद्धार्थ? तुमने किसी को बचाने के चक्कर में ही आरंभ को मार दिया था, और उसी की वजह से तुम्हें अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर रहना पड़ रहा है, और आज तुम फिर से नई दुश्मनी मोल लेने जा रहे हो। बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, लेकिन मैंने जिसको बचाने के लिए आरंभ को मारा था वो हमेशा से मेरे साथ रहा और आज भी मेरे साथ है। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा को जवाब दिया और उसके बाद अपने से कुछ दूरी पर बैठे गुल्लू को एक नजर देखा। सिद्धार्थ को अपनी ओर देखता पाकर गुल्लू समझ गया था कि सिद्धार्थ उसी के बारे में बात कर रहा है। तुम बहस करने पर उतारू हो सिद्धार्थ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने फैसले पर अडिग था। उसको पेमा के साथ पूरे शहर को बचाना था। उसका विजन क्लियर हो चुका था। उसे पारद ने, आदिशक्ति ने और बूढ़े आदमी का रूप रखकर आए इंद्रनगर के प्रतिरूप ने इतना मोटिवेट कर दिया था कि मौत का डर अब सिद्धार्थ के दिल से बाहर जा चुका था। वो अपनी असलियत को समझ चुका था कि उसे पारद सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि वो उसका फायदा उठाकर सिर्फ खुद तरक्की करे, बल्कि इसलिए मिला था ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। तो तुम अपने फैसले पर अडिग हो सिद्धार्थ? बीरेन शर्मा ने सवाल किया। हाँ अंकल, जिन पेमा भैया की वजह से आज मैं जिंदा हूं, मैं उनको छोड़कर भाग नहीं सकता। मुझे उनका साथ हर हाल में देना है। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा को जवाब दिया। यानी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? मेरी अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ चली गई? बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा, और ये कहते हुए उनका गला थोड़ा सा भर आया था। ऐसी बात नहीं है अंकल, आपने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी चुका ही नहीं सकता, लेकिन मुझे पेमा भैया का कर्ज उतार देने दीजिए, और कोई जरूरत हो तो इसी नंबर पर फोन कर दीजिएगा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया था। फोन काटने के बाद उसने फोन उठाकर चंदन को दे दिया था। सिद्धार्थ अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे अपना दिल भारी भारी लग रहा था। इधर जैसे सिद्धार्थ को अपना दिल भारी भारी लग रहा था, ठीक वैसे ही ईटानगर में बने बुद्धा मार्शल आर्ट्स में बैठे बीरेन को भी अपना दिल भारी भारी लग रहा था, और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को आदित्य का पुनर्जन्म मान लिया था, और वो सिद्धार्थ से उतना ही प्यार करने लगे थे जितना वो आदित्य से करते थे। इसलिए आज जब उन्हें पता चला कि आदित्य की तरह सिद्धार्थ भी अपनी जान खतरे में डालने जा रहा है, तो उनकी आंखें भर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये सिद्धार्थ मूर्खता में आकर अपनी जान दे देगा। इतना कहकर बीरेन अपनी जगह से उठे और अंदर की ओर चले गए थे। शाम हो चुकी थी। रुक्मिणी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वो वहां से घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ गुल्लू को साथ लिए हुए उसके केबिन में पहुंच गया था। सिद्धार्थ को अचानक से वहां आया देखकर रुक्मिणी चौंक सी गई थी। ओहो, सिद्धार्थ तुम? यार, तुमने मुझे डरा ही दिया था। कम से कम दरवाजा नॉक करके आते। रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से कहा और फिर आगे बोले, सुबह हॉस्पिटल आने के बाद अचानक से तुम गायब कहाँ हो गए थे? मैं कुछ काम से चला गया था। यहाँ मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मैं उनसे मिलने चला गया था। सिद्धार्थ ने रुक्मिणी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त और जयपुर में? तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ कोई जानता ही नहीं है, फिर अचानक से तुम्हारे दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हालांकि रुक्मिणी को सिद्धार्थ की असलियत मालूम थी, लेकिन सिद्धार्थ उसको एसटीएस और इस्मा के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। पुराने दोस्त हैं, यहीं के हैं, आज घूम रहा था तो मिल गए, ठीक वैसे ही जैसे कार्तिक मिला था। सिद्धार्थ ने रुक्मिणी को जवाब दिया, और कार्तिक का नाम लेते ही सिद्धार्थ को अचानक से याद आ गया था कि उसने कार्तिक के जिम्मे एक काम सौंपा था, और शायद उसने अभिमन्यु के पास फोन करके वो बात बताई हो। अभिमन्यु अंकल का नंबर है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से कहा। हाँ है ना, उस दिन आए थे तो मैंने ले लिया था कि शायद कोई जरूरत पड़ जाए। रुको बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मिणी ने अपना फोन निकालकर नंबर बोलना शुरू कर दिया था। 9839
रुक्मणी ने जब ये देखा कि सिद्धार्थ नंबर नोट नहीं कर रहा है तो वो रुक गई और उसने सिद्धार्थ से सवाल किया, क्या हुआ, नंबर लिख क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास फोन कहाँ है? गुरबचन अंकल ने जब से तोड़ा तब से लेने का चांस ही नहीं बना, या यूं कहे कि जरूरत ही नहीं हुई। सिद्धार्थ ने रुक्मणी को जवाब दिया और उसके इतना कहने के बाद रुक्मणी ने अभिमन्यु का नंबर मिला दिया था। एक दो बेल जाने के बाद उधर से अभिमन्यु की आवाज आई, हेलो। और उसकी आवाज सुनकर रुक्मणी ने सिद्धार्थ को फोन पकड़ा दिया था। अंकल सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा, हाँ बेटा सिद्धार्थ बोलो, तुम घर कब आ रहे हो? अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से कहा, मैं अभी 2-4 दिन रुक कर आऊंगा अंकल, मुझे कुछ काम है। अच्छा ये बताइए कि कार्तिक ने फोन किया था क्या? सिद्धार्थ ने सवाल किया। हाँ बेटा उसका फोन आया था, वो मंत्री के साथ कहीं गया है। उसने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो बंदा मिला नहीं है। अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को जवाब दिया, ठीक है अंकल, अगर उसका दोबारा फोन आए तो बोलना कि मैं जयपुर में हूं। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा और उसके बाद फोन काट दिया था। फोन काटने के बाद सिद्धार्थ ने फोन रुक्मणी को पकड़ा दिया था और उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर की ओर चल पड़े थे। सिद्धार्थ ने इस टाइम गुल्लू को अपने हाथों में ले रखा था। तो घर चलें अब हम? रुक्मणी ने चलते चलते सिद्धार्थ से कहा। हाँ आप जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। सिद्धार्थ ने रुक्मणी से कहा। मैं जाऊं? क्यों, आप नहीं चल रहे हैं क्या? रुक्मणी ने सिद्धार्थ से अगला सवाल किया। नहीं, मैं अपने दोस्तों के पास रुकूंगा, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रुक्मणी का चेहरा लटक गया था। वो शायद सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ उसके चेहरे पर आई हुई उदासी को देख पाता कि रुक्मणी अपने आप को संभालते हुए बोली, ठीक है, लेकिन घर चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद आ जाना। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं उन्हीं के साथ खाना खा लूंगा, सिद्धार्थ ने रुक्मणी को जवाब देते हुए कहा। तो चलकर चाय ही पी लीजिए, रुक्मणी ने फिर से सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने रुक्मणी को 2 बार मना कर दिया था, लेकिन जब रुक्मणी ने उससे तीसरी बार रिक्वेस्ट की तो सिद्धार्थ मना नहीं कर पाया और वो रुक्मणी के साथ चल पड़ा था। उसे अपने साथ चलता देखकर रुक्मणी भी खुश हो गई थी। वो शायद सिद्धार्थ को अपने करीब रखना चाहती थी। लड़का स्मार्ट हो और लड़की उससे बार बार खाने और चाय के लिए पूछे तो लड़का बहुत भाव खाता है। ऐसे लोगों का हाल तक ना पूछूं मैं, खाने की बात तो बहुत दूर है। सिद्धार्थ को गुल्लू की तंज भरी आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ, गुल्लू और रुक्मणी घर पहुंच चुके थे। रुक्मणी के घर का नौकर चाय बनाकर ला चुका था और दोनों बैठकर चाय की सिप ले रहे थे। गुल्लू को भी रुक्मणी के नौकर ने एक प्लेट में चाय दे दी थी और वो भी मजे से जीभ लगाकर चाय का आनंद ले रहा था। तो आपको सुकृति के कुछ हालचाल मिले? रुक्मणी ने चाय पीते हुए सिद्धार्थ से सवाल किया और उसका सवाल सुनते ही चाय पी रहे सिद्धार्थ का हाथ अचानक से रुक गया था। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। क्या बात करना रुक्मणी, तुमने खुद सुना है उसकी और रजत की बातों को। अब इतना सब होने के बावजूद मैं क्या उससे बात करूं? सिद्धार्थ उदास भरी आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर रुक्मणी को ऐसा लगा कि शायद उसने गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ लिया है। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैं उसके ट्यूमर के बारे में बात कर रही थी, रुक्मणी ने सिद्धार्थ से कहा। उसके प्यार और उसकी चोट की तरह उसका ट्यूमर भी झूठा होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने कप टेबल पर रख दिया था और उठकर वहां से बाहर की ओर चल पड़ा था। ऐसा ही होता है, जब 2 प्रेमियों के बीच में ऐसे राज खुलते हैं तो प्यार की जगह नफरत ले लेती है। सिद्धार्थ सुकृति से नफरत तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे सुकृति के झूठ का दुख बहुत था। ठीक है, मैं चलता हूं रुक्मणी, फिर मिलेंगे जल्द ही, सिद्धार्थ ने रुक्मणी से कहा। जल्द ही? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? जयपुर में ही हो ना, कल फिर आ जाना, चाय ही पी लेना। सिद्धार्थ की बात सुनकर रुक्मणी ने कहा, नहीं, मैं किसी काम से जयपुर से बाहर जा रहा हूं, जल्द ही वापस लौटूंगा, तब तुमसे मुलाकात होगी। और हाँ, याद रखना कि मेरे बारे में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे को पता न लगे, सिद्धार्थ ने रुक्मणी को देखते हुए कहा और वहां से जाने लगा था। सिद्धार्थ, रुक्मणी ने फिर से सिद्धार्थ को आवाज दी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सिद्धार्थ रुकते हुए बोला। न्यूज में किसी इस्मा के बारे में बता रहे थे, प्लीज अपना ख्याल रखना, रुक्मणी ने सिद्धार्थ से कहा और सिद्धार्थ हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया था। सिद्धार्थ के बाहर जाने पर गुल्लू भी उसके पीछे चल पड़ा था।
सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों रुक्मिणी के घर से पैदल ही चलते हुए जयपुर ट्रॉमा केयर आ चुके थे। जब सिद्धार्थ जयपुर ट्रॉमा केयर के डी विंग के सामने पहुंचा, उसे हमेशा की तरफ फिर से खिंचाव महसूस हुआ और उसके कदम अपने आप वहीं रुक गए थे। सिद्धार्थ को अचानक से रुकता देखकर गुल्लू उससे बोला, क्या हुआ सिद्धार्थ भाई, तुम रुक क्यों गए? पता नहीं यार, मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा कोई खास है, और जब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया, तो चलकर एक एक कमरे की तलाशी ले लो, शायद तुम्हारा कोई पूर्वज यहाँ मिल जाए। गुल्लू सिद्धार्थ के ऊपर तंज कसते हुए बोला और फिर आगे कहा, कमाल के हो यार, ऐसी बातें करने लगते हो कि क्या बताएं। अगर तुम्हारा कोई करीबी यहाँ पर एडमिट होता तो ये पारद तुम्हें संकेत न देता। बात तो तुम्हारी भी सही है, सिद्धार्थ ने कहा, और तभी उसकी नजर गुल्लू के गले में पड़े लॉकेट के ऊपर चली गई थी। ये किसने दिया तुम्हें? सिद्धार्थ ने सवाल किया। रुक्मिणी दीदी ने दिया है, गुल्लू ने जवाब दिया, और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर वहां से आगे बढ़ गया था। जयपुर ट्रॉमा केयर से एसटीएस के ऑफिस की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी। सिद्धार्थ पहाड़ी इलाके में रहने की वजह से पैदल चलने का आदी था, इसलिए वो पैदल ही वहां से एसटीएस के ऑफिस की ओर जा रहा था। चाय पीने के लिए रुकने की वजह से सिद्धार्थ को थोड़ी देर हो गई थी और वो दोनों एक सुनसान गली से होते हुए जा रहे थे कि तभी सिद्धार्थ के कानों में किसी के द्वारा अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ! वो नाम सुनकर सिद्धार्थ एकदम से ठिठक गया था, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। किसी को ना पाकर सिद्धार्थ ने इसे अपना वहम समझा और फिर से चल पड़ा था। अभी वो कुछ दूर और आगे बढ़ा था कि उसे दोबारा अपना नाम सुनाई पड़ा, और अब की बार वो रुककर इधर उधर देखने लगा था। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें शांत ही रहना है गुल्लू, तुम्हें मेरी कसम है, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा और उसे नीचे उतार दिया था। उसके इतना कहने पर गुल्लू किनारे जाकर बैठ गया था, और सिद्धार्थ जैसे ही उसे छोड़कर पीछे मुड़ा कि तभी उसके सिर पर किसी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, और वो हमला इतना जोरदार था कि उसकी वजह से सिद्धार्थ को चक्कर आ गया था। वो गिरने लगा था, और जब गिरते गिरते उसने अपने ऊपर हमला करने वाले का चेहरा देखा तो वो चौंक गया था। तुम? सिद्धार्थ बस इतना ही बोल पाया और नीचे गिर गया था। आखिर क्यों रोकना चाह रहे थे बीरेन शर्मा सिद्धार्थ को एसटीएस ज्वाइन करने से, और किसने किया है सिद्धार्थ के ऊपर हमला? क्या वापस आ गया है सिद्धार्थ का कोई नया दुश्मन? क्या इससे बढ़ने वाली है सिद्धार्थ की मुसीबतें? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।